कई लोग सोचते हैं कि फौजियों का संगीत से कोई खास नाता नहीं होता। 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन अक्सर ऐसे लोगों को हैरत में डाल देते थे। कारगिल युद्ध शुरू होने से एक साल पहले लद्दाख स्काउट ट्रेनिंग सेंटर के मेस में हनीफू के नाम से जाने जाने वाले हनीफुद्दीन ने लाखों है यहाँ दिल वाले पर प्यार नहीं मिलता गाकर सभी का दिल जीत लिया था। एक हिंदू माँ और मुस्लिम पिता के बेटे हनीफुद्दीन ईद और दिवाली दोनों त्योहार मनाते हुए बड़े हुए थे। उनकी यूनिट का युद्ध घोष था राजा रामचंद्र की जय। उनके पिता अजीजुद्दीन और माँ हेमा अजीज सूचना प्रसारण मंत्रालय के सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में काम करते थे। उनके पिता नाट्य कलाकार थे जबकि उनकी माँ एक शास्त्रीय गायिका थी। जब हनीफुद्दीन 8 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। सैन्य इतिहास की लेखिका रचना बिष्ट रावत अपनी किताब कारगिल अनटोल्ड स्टोरीज फ्रॉम द वॉर में लिखती हैं, हनीफ को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। 22 साल की उम्र में जब इंडियन मिलिट्री अकेडमी IMA के लिए उनका चयन हुआ तो वह अपनी माँ के पास एक बॉन्ड लेकर हस्ताक्षर कराने गए। रचना बिष्ट लिखती हैं, जब उनकी माँ ने उसे पढ़ना चाहा तो हनीफ ने कहा, पढ़ क्यों रही हो, बस साइन कर दो। उनकी माँ हेमा ने कहा कि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले यह जानना जरूरी है कि उसमें क्या लिखा है। इस पर हनीफ ने हंसते हुए कहा, इसमें लिखा है कि अगर मुझे ट्रेनिंग के दौरान कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। हेमा ने जवाब दिया, भारतीय सेना में जाना तुम्हारा सपना रहा है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हनीफ को 4 महीने के लिए सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात किया गया था। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है जहां सिर्फ खड़ा रहना ही बहुत साहस और खतरे का काम है। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हनीफ और उनकी कंपनी बेस कैंप वापस लौट आई। वहां हनीफ को लॉर्ड मैनिफेस्ट ऑफिसर की जिम्मेदारी दी गई। उनका काम सियाचिन ग्लेशियर के विभिन्न हिस्सों में स्थित सैन्य चौकियों में राशन, दवाएं और पत्र पहुंचाना था। अचानक तुर्तुक सेक्टर में तैनात 12 जाट की यूनिट को सूचना मिली कि इस इलाके में पाकिस्तान की ओर से कुछ घुसपैठ हुई है। क्योंकि बटालिक सेक्टर में लड़ाई चल रही थी, इसलिए हालात से निपटने के लिए वहां सैनिकों की कमी हो रही थी। तय हुआ कि आसपास की सैनिक यूनिटों से तुर्तुक पहुंचकर हालात संभालने के लिए कहा जाए। चूंकि हनीफ की यूनिट पास में ही थी, इसलिए उन्हें भी उस इलाके में पहुंचने का आदेश मिला। 11 राजपूताना राइफल्स के जवान कई ट्रकों में सवार होकर शोक नदी के किनारे चल दिए। इनमें से अधिकांश सियाचिन से अभी लौटे थे। कुछ जवानों को छुट्टी से वापस बुलाया गया था। कैप्टन हनीफुद्दीन को अभी तक अपने मिशन की जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि उन्हें यह अंदाजा था कि सब सेक्टर पश्चिम में गश्त के लिए उनके अतिरिक्त सैनिकों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि पाकिस्तानी सैनिकों ने किस हद तक घुसपैठ की है। तुर्तुक पहुंचने के बाद सैनिक तुर्तुक नाले के साथ आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए हालात और कठिन होते चले गए। तुर्तुक से छोरबतला का पूरा क्षेत्र गहरी खाइयों से भरा हुआ था। एक गलत कदम किसी भी सैनिक को मौत की खाई में ले जा सकता था। जगपाल पार करने के बाद सैनिकों का आसपास में रेडियो संपर्क भी टूट गया। ग्लेशियर की जिंदगी के आदी होने के कारण यहाँ की मुश्किलें उनके लिए कुछ हद तक आसान थी। बर्फ में चलते हुए वे चट्टानों तक पहुँचे जहाँ उन्हें अस्थायी ठिकाना मिला। 6 जून 1999 को हनीफ ने प्रस्ताव दिया कि वे दिन में गश्त करके कारचेन ग्लेशियर तक जाएंगे। कर्नल अनिल भाटिया बताते हैं, हनीफ ने निश्चय किया कि वे पाकिस्तानी ठिकानों के जितना निकट जा सकते हैं जाएंगे और उन्हें अपनी ओर फायरिंग करने के लिए उकसाएंगे ताकि उनकी वास्तविक स्थिति का पता चल सके। इससे वह भी समझ जाएंगे कि उनके पास कितने और किस प्रकार के हथियार हैं। कैप्टन हनीफ नायाब सूबेदार मंगेज सिंह और 7 अन्य सैनिकों के साथ एक स्थान को पार कर गए जिसे लेडगे कहा जाता है। अब उनके और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच सिर्फ 300 मीटर की दूरी थी। कैप्टन हनीफ ने अपने साथियों को सूचित किया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने वहां 8 मोर्चे बना रखे हैं और उनके पास किस प्रकार के हथियार हैं। हालांकि उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वे बहुत बड़े खतरे के करीब पहुंच गए हैं और फायरिंग रेंज में भी हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने हनीफ और उनके साथियों को निशाना बनाते हुए भारी फायरिंग शुरू कर दी। सबसे पहले नायाब सूबेदार मंगेज सिंह को गोली लगी और वह हवा में उछलकर गहरी खाई में गिर गए। हनीफ और राइफलमैन परवेश भी गोलियों से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद हनीफ ने जवाबी फायरिंग जारी रखी, लेकिन तभी हनीफ के पेट में एक और गोली लगी और वह नीचे गिर पड़े। उनकी सांसें
सांसें धीमी होती गईं और अतः रुक गई। जब हनीफ का निधन हुआ तब उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष थी। उन्हें भारतीय सेना में आए सिर्फ 2 साल ही हुए थे। भारतीय सैनिकों ने हनीफ के शव को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारी फायरिंग के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। अतः उन्होंने उनके शव को लाने का विचार त्याग दिया और वापस लौट आए। हनीफ के शव को लाने के 2 प्रयास किए गए, लेकिन भारतीय सैनिकों को उसमें भी सफलता नहीं मिली। इस बीच हनीफ की मां हेमा अजीज को सूचना पहुंचा दी गई। तत्कालीन भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल वीपी मलिक खुद कैप्टन हनीफुद्दीन की मां से मिलने उनके पूर्व दिल्ली स्थित निवास पर गई। उधर हनीफ के निधन के करीब 1 महीने बाद 11 राजपूताना राइफल्स के बाकी सैनिकों सियाचिन में अपनी ड्यूटी पूरी करके नीचे उतरे। तब कर्नल अनिल भाटिया को हनीफ के नहीं रहने की जानकारी मिली। कर्नल अनिल भाटिया कहते हैं, हम 10 जुलाई को तुर्तुक पहुंचे। मैंने अपनी टीम से कहा कि हम अपने साथियों के शव वापस लाएंगे। हनीफ की शहादत के 43 दिन बाद कैप्टन एस.के. धीमान और मेजर संजय विश्वास राव ने अपने साथियों के साथ इस जिम्मेदारी को निभाया। वे कठिन रास्तों पर चलते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां हनीफ ने अपनी जान गंवाई थी। उन्हें दूर से ही हनीफ और परवेश के पार्थिव शरीर दिखाई दिए, जो अब पूरी तरह से जम चुके थे। पहले उन्होंने उन्हें चट्टानों के पीछे ले गए और फिर अपने कंधों पर लाद कर पूरी रात चलते रहे। सुबह 7 बजे वे पहुंचे। हनीफ का चेहरा तब तक काला पड़ चुका था, लेकिन उसे अब भी पहचाना जा सकता था। अगले दिन एक हेलीकॉप्टर वहां उतरा, जिसका काम पार्थिव शरीर को ले जाना था। उसी दिन 11 राजपूताना राइफल्स के सैनिकों ने यह निर्णय लिया कि वे पॉइंट 5590 पर कब्जा करके रहेंगे। इस पूरे मिशन को ऑपरेशन हनीफ नाम दिया गया। कारगिल युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए कैप्टन हनीफुद्दीन को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और सब सेक्टर वेस्ट को उनके नाम पर सब सेक्टर हनीफ रखा गया। उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई।